हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका अपने यूट्यूब चैनल नितिन सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो मुद्दा है डिस्कशन का वो 23 जुलाई 2020 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के एनालिसिस का है। तो देखिए, इसमें पहला जो मुद्दा है वो प्रशांत भूषण के ऊपर 2 ट्वीट के मामले में उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा शुरू किया गया है, किया जाना है। शो मोटो एक्शन लिया जा रहा है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। शो मोटो कहने का मतलब खुद ब खुद संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये मुकदमे की शुरुआत की गई है। तो इससे पहले कि हम इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को समझें, कुछ इसके पृष्ठभूमि पे जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं कि देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। ठीक है, न्यायालय का अवमानना की यदि बात की जाए तो उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो ये जाननी है कि सीधे तौर से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट आया था 1971 में और इसमें ये कहा गया कि यदि किसी के व्यवहार से यदि ऐसा होता है कि कोर्ट का जो सम्मान है, कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, उसका डिसरिस्पेक्ट होता हो या फिर उसके सम्मान में कोई मतलब बाधा आती हो, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। अब देखिए कि इस एक्ट के तहत 2 तरह के कंटेम्प्ट की बात की गई है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात की गई है। तो सिविल कंटेम्प्ट में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या करता है? डिसओबे करता है, नहीं मानता है, उसके द्वारा दिए गए फैसले को नहीं मानता है, कोई निर्देश दिया गया, कोई आदेश दिया गया या फिर कोई उसने हलफनामा दायर किया हो और उसको फिर उस अंडरटेकिंग को वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है या नहीं करता है, तब भी सिविल कंटेम्प्ट का मामला बनता है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात जहाँ तक है तो इसमें देखिए कि जैसा आप देख पा रहे होंगे, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को बदनाम करना, उसके अथॉरिटी को कम करना। इसके अलावा देखिए कि यदि कोर्ट की कोई न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया को कोई प्रभावित करता है, तब भी जाके उसे क्या किया जाएगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर माना जाएगा। और इसके अलावा आप देखिए कि यदि जब फैसला सुना दिया गया और फैसला को लागू किया जाना है और उस लागू किए जाने में यदि कोई व्यवधान डालता है तो उसको भी क्या माना जाएगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखें कि लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि कोई व्यक्ति मतलब अज्ञानता में कोई चीज़ प्रकाशित करता है, कुछ तथ्यों को वितरित करता है, या फिर यदि जुडिशियल जजमेंट दी गई है और उस जजमेंट का कोई फेयर और रीजनेबल क्रिटिसिज्म करता है, मतलब बिल्कुल जो सही है और तार्किक रूप से यदि उसको क्रिटिसाइज करता है, या फिर जुडिशरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि अपने जो अधीनस्थ कर्मचारियों को की नियुक्ति हो, इसकी अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशन हो, डिमोशन हो, ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट तय करती है। तो इस तरफ यदि कोई मतलब निर्णय लिए गए और उसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। अब देखिए कि नेक्स्ट, कोर्ट क्या कर सकती है? पनिश कर सकती है, और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो मिला ही हुआ है और आपको बताऊं कि हाई कोर्ट को भी मिला हुआ है। और इसके लिए क्या हो सकता है कि एक तो साधारण कैद की सज़ा हो सकती है 6 महीने तक, या फिर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही कह सकते हैं कि आप दोनों ही किया जा सकता है, यानी कि 6 महीने का की साधारण कैद की सज़ा भी दे दी गई और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। अब देखिए कि अब ये समझे कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एक तरफ और दूसरी तरफ अधीनस्थ न्यायालय और साथ में जो पंचायत या अभिकरण है, इनको भी अधिकार दिया। और पंचायत पूरे देश में इनको ये अधिकार दे दिया है कि आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट जैसी चीज़ें चला सकते हैं। अब ज़रूरत क्या है समझिए कि आखिर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया
कि यदि न्यायालय की जो गरिमा है, उसकी जो ख्याति है, उसको बनाए रखने के लिए ये किया गया। दूसरी बात, ये जजों को, न्यायाधीशों को उनका जो कर्तव्य है खास करके किसी मामले में निर्णय लेने का, उसको वो बिना डर के, बिना किसी के पक्ष के, किसी अनुराग या द्वेष के यदि वो कर सकें, तो इसके लिए ये अधिकार दिया गया है। अब देखिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार मिला हुआ है। और फिर 142 क्लॉज 2 की यदि बात की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने का अधिकार की शक्ति देता है, तो इस मामले में देखिए कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पनिश भी कर सकता है किसी भी व्यक्ति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। और अनुच्छेद 215 में ये अधिकार किसको दिया गया है? हाई कोर्ट को दिया गया। अब देखिए कि ये एक्चुअली जो आप देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आप ये समझिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, ठीक है, कि बोलने और अभिव्यक्ति की, वो बोलने और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, ध्यान देना, वो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उस पर सीमा लगेगी, उस पर अंकुश लग सकता है। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, यानी कि जो जज हैं, किसी जज विशेष के द्वारा तय किया जाता है कि ये कंटेम्प्ट है और ये कंटेम्प्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी जैसी चीज़ों की भी कमी है। और साथ में देखिए कि एक थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। श्रेया सिंघल का केस आया था 2015 का, उसमें बिल्कुल डिफाइन किया गया, ये बताया गया। उसमें सबसे पहले जानिए कि 66A जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसको क्या कर दिया गया, नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया था। और इसमें रिलेशनशिप तय कर दी गई, ठीक है, एक तरफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की और दूसरी तरफ जो कमर्शियल इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। और मोटे तौर से इसमें जो कहा ये गया कि जो गूगल और फेसबुक जैसी जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, वो ये तय नहीं करेगी कि कौन सा कंटेंट सही है या कौन सा कंटेंट गलत है, ठीक है, बल्कि ये कोर्ट तय करेगी या कोई गवर्नमेंट की जो एजेंसी है या अथॉरिटी है वो तय करेगी कि किस कंटेंट को रखना है और किस कंटेंट को नहीं रखना है इंटरनेट के ऊपर। ये कोई जो गूगल या फेसबुक या ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं तय करेगी। अब देखिए, अब इससे ये हुआ कि गूगल और फेसबुक जैसी जो प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, इनको ये आज़ादी मिली कि वो अपने टर्म्स एंड सर्विस कंडीशन को लागू करवा सकें। और साथ में कोर्ट और गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ है सिर्फ वही डिसाइड करेगी कि कानून के तहत कौन सा कंटेंट जो है प्रोहिबिटेड है, रोका गया है और वायलेट हो रहा है। और इसके साथ ही सेक्शन 66A IT एक्ट जो 2000 का है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि IT एक्ट के स्ट्रक किए जाने, 66A को ख़त्म किए जाने के बावजूद भी इसके तहत अभी भी बहुत सारे राज्यों के पुलिस के द्वारा या केंद्र सरकार के पुलिस एजेंसी जो है उसके द्वारा मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। तो ये पृष्ठभूमि आपने समझ ली। अब देखते हैं कि ये आखिर आज का जो एडिटोरियल है वो कह क्या रहा है। 2 ट्वीट्स यानी कि 2 ट्वीट। कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट प्रशांत भूषण श्रिंक्स द स्पेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ इटसेल्फ क्रिएटेड एंड हर्ट्स द कोर्ट। अब देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए जो एक जगह बनाई थी वो जगह क्या हुई है और सिकुड़ ही गई है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला प्रशांत भूषण के खिलाफ शुरुआत की जा रही है। द इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स बाय द सुप्रीम कोर्ट सो मोटो अगेंस्ट द लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण फॉर हिज ट्वीट्स इज ऑफ की एंड जारिंग नॉट लिस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टाइमिंग। अब देखिए कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खुद संज्ञान लेके जो अधिवक्ता हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं प्रशांत भूषण के खिलाफ, उनके ट्वीट के लिए
उनके ऊपर जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा शुरू किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑफ की एंड जारिंग है। ऑफ की मतलब जो होना नहीं चाहिए और थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ठीक है। खास करके इसकी यदि टाइमिंग की यदि बात की जाए तो अब देखो इसके पक्ष में भी इस एडिटोरियल में रखा गया कि टाइमिंग कैसे गलत है। तो कहा जा रहा है कि एट ए टाइम व्हेन द मैटर्स अफेक्टिंग सिटीजन्स लाइफ एंड द लाइवलीहुड वाई फॉर इट्स अटेंशन। अब देखो उस समय जब लोगों की ज़िंदगी और उसकी जो आजीविका है वो प्रतिस्पर्धा कर रही है कि भाई मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। और पेंडेमिक के कारण से क्या हो रहा है, इस महामारी के कारण से क्या हो रहा है कि सामाजिक और आर्थिक जो परेशानी है वो अप्रत्याशित स्तर पे है। इसके अलावा साथ में ये भी प्रश्न उठता है कि राज्य के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, यानी कि सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो पर्याप्त और प्रभावी है या नहीं। अब देखो कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर यानी कि जो संवैधानिक मुद्दे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस कह दें, ठीक है। और इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई है कि भाई इसका तत्काल निराकरण किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि और ये इस मामले में अभी तक निष्फल रहा है। बहुत दफ़े जो हेवियस कॉर्पस जो आर्टिकल 32 के तहत मतलब रिट पिटीशन डाली जाती है, खास करके जम्मू कश्मीर में जो डिटेंशन का मामला है, लोगों को जेल में कैद कर दिया गया है, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया सुप्रीम कोर्ट का। ये एक तरह का फेयर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। लेकिन 2 ट्वीट जो किया गया किसके द्वारा, प्रशांत भूषण के द्वारा, उसकी तरफ जो जरूर से ध्यान गया है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं और काफ़ी इससे चिढ़ भी बैठे हैं। और ख़ास करके मैं बता दूं पृष्ठभूमि कि जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, बोर्डवे साहब की बात की जाए तो उनका हार्ले डेविसन एक मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर वो मतलब सवारी कर रहे थे, तो वो तस्वीर को ट्वीट कर दिया था प्रशांत भूषण ने। तो इन चीज़ों का संज्ञान लिया गया। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, हाउ फ्लिम्जी दिस द ग्राउंड इज देयर। अब देखिए, फॉर द कोर्ट इन दिस मोमेंट टू इन्वोक द कंटेम्प्ट जुडिक्शन विद द एलैक्रिटी अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ इट इज़ ए डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्टर्बिंग। अब देखो कोर्ट के लिए कम से कम इस समय में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाना कि भाई वो उसके अधिकार क्षेत्र में कोई दखल डाल रहा है, ठीक है, और वो भी इतनी तेज़ी से, इतनी सक्रियता से, खास करके कोर्ट के क्रिटिसिज्म के ऊपर, ये अपने आप में क्या है, परेशान और हताश करने वाला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ मोर एन एनार्किज्म इन अ डेमोक्रेसी एंड इट हैज़ बीन सर्कमस्क्राइब्ड बाय रिजेक्टिंग इन द US एंड UK। अब देखो कि जो न्यायालय के अवमानना का जो मामला होते हैं वो काफ़ी पुराना है और पुराने तौर तरीके माने जाते हैं, और ख़ास करके डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवादी लोकतंत्र की यदि बात की जाए। तो अब आप ये समझिए कि यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इन इंडिया इट रिमेन्स ए स्वीपिंग एंड वेगली वर्डेड ऑफेंस which is at odds with the Supreme Court's on record on expanding the scope and ambit of the fundamental rights of to freedom of speech। अब देखिए कि भारत में यदि देखें तो ये जो कानून है ये काफ़ी इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, और इसकी जो वर्डिंग्स है वो अपने आप में काफ़ी क्या है, मतलब इसका मतलब दो तरफा मतलब निकाला जा सकता है, मतलब संदेहास्पद है। तो और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जैसे श्रेया सिंगल के मामले में कह लें, या फिर अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट को, एक्सेस टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट करार दे दिया गया 91A के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खास करके जब जम्मू कश्मीर से बहुत सारे जो ऐसे मामले रखे गए थे इंटरनेट के ऊपर जो कर रखा गया, तो इन चीज़ों की पृष्ठभूमि में देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही एक्सपैंड कर रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, उस स्थिति में यदि ऐसा किया जा रहा है तो ये अपने आप में क्या है, उनके खुद के द्वारा दिए गए निर्णय के हिसाब से नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ जा रहा है।
And yet, while the courts have made some efforts to narrow the remit of sedition, another outdated and controversial law which can be and is weaponized by the government by requiring a direct link with the breach of public order or violence, they have not insisted on a similarly demonstrated link and obstruction of justice of contemporaneous act or speech. अब देखिए कि एक तरफ तो जो बदनाम करने वाले जो कोई कार्य हैं या कोई स्पीच दिया गया उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेडिशन का लॉ है यानी कि राजद्रोह का जो कानून है उस कानून का काफ़ी दुरुपयोग किया जा रहा है और सिर्फ जो यदि लोक व्यवस्था बिगड़ जा रही है, जैसा कि आपने सीएए के केस में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको स्वीपली यूज़ किया, पूरे उत्तर प्रदेश में यूज़ किया और साथ में धारा 144 भी पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिट डाली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 144 के तहत आप किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक हिस्से में आप या दो हिस्से में या कुछ हिस्सों में लगा सकते हैं, ऐसे कैसे आप पूरे राज्य में धारा 144 लगा देंगे आईपीसी का। तो ये समझने लायक बात है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में तो काफ़ी तेज़ी नहीं दिखला रही है, लेकिन इस मामले में तेज़ी दिखला रही है। एक प्रश्न करने लायक बात है। दिस फेलियर टू नैरो इट डाउन इज कंपाउंडेड बाय व्हाट द एपेक्स कोर्ट हैज़ डन ऑन वेंसडे। अब देखो कि एक तरफ तो ये नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को जब ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया तो ये अपने आप में स्थिति को और गंभीर बना रही है। देखिए, इट सेंड्स अ सिग्नल टू द कोर्ट अक्रॉस द कंट्री दैट द चिलिंग पावर ऑफ कंटेम्प्ट इज हियर टू स्टे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रही है तो जितने भी हाई कोर्ट हैं, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसा कि आपने देखा, और जितने भी अभिकरण हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, वो तो इसका उपयोग या दुरुपयोग कर सकती है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ये मामला कि कंटेम्प्ट क्या है, इसको एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं की गई है। अब देखिए, विच क्रिएट डिसरेप्यूट मतलब बदनामी लाएगा। बदनामी हर के लिए अलग अलग चीज़ बदनामी हो सकती है। दिस इज स्पेशली डिस्क्वाइटिंग व्हेन देयर आर एप्रीहेंशन ओवर ए कंसंट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एंड द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कल्चर विद सिंकिंग स्पेस फॉर डिफरेंस एंड डिसेंट। तो कहा जा रहा है कि खास करके उस समय जब काफ़ी आशंका है कि जो कार्यपालिक शक्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में है और एक तरह की राजनीतिक संस्कृति ऐसी बनती जा रही है कि जिसमें मतभेद का और विसम्मत राय को बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जा रहा। उस समय ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद किया जाना, खुद से सो मोटो एक्शन लिया जाना अपने आप में क्या है, गलत है। In fact, particularly in times such as these, the court needs to take the high road and so broader soldier instead of taking to task a public interest lawyer। ठीक है, देखो कि वास्तविकता ये है कि खास करके इस समय में यदि आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट को एक मतलब लिबरल व्यू लेना चाहिए, खास करके ऐसे लोक हित से जुड़े हुए अधिवक्ता के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए जिनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे बहुत सारे कानून में तब्दीली भी आई है। ठीक है, और इसके कारण से पब्लिक करप्शन में भी कमी आई है इस व्यक्ति के कारण से, चाहे वो पॉल्यूशन के मामले में हो या किसी के पुनर्वास की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए। भूषण कमेंट्स ऑन द ट्विटर द कोर्ट हैज सेड इन नोटिस इशूड टू हिम ऑन वेंसडे। और प्रशांत भूषण ने जो कमेंट किया था ट्विटर के ऊपर, उसके खिलाफ जो नोटिस दी गई उसकी वर्डिंग्स क्या है ये समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन डिस्प्यूट एंड कैपेबल ऑफ अंडरमाइनिंग द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कहा कि आपके ट्वीट के कारण से क्या हुआ है कि न्याय को लागू करवाने में दिक्कत आ रही है, इससे मतलब बदनामी हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो गरिमा है और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें भी कमी आई है। और ख़ास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया इज़ नॉट एग्जैक्टली सूटेड फॉर नॉन्स फॉर द ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड आर्गूमेंट।
तो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कि आप आर्गुमेंट करें कि एक तरफ ये हो रहा है दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो इस सूक्ष्म भेद को बताने की जगह नहीं है सोशल मीडिया। 5 years ago, Shreya Shingal, the apex court expanded the contours of the freedom of speech and Article 19 to this noisy space। और सोशल मीडिया जो है यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कोलाहल चलती रहती है, हंगामा चलता रहता है। इस मामले में श्रेया सिंघल के केस में 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1) की यदि की बात की जाए तो उसको और विस्तारित किया। द सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट भूषण सिंह दैट स्पेस एंड इटसेल्फ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विस्तारित किया था कंटेम्प्ट का केस चला के उस स्पेस को, उस जगह को और क्या कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, ठीक है, और अपने लिए भी स्थिति को क्या कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट जो है ये पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड है, क्लियर। ये PSI, जस्ट मिनट, ये PSIR ऑप्शनल में काम आ सकता है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज एक आध पॉइंट से निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं बंगाल पिच, मतलब बंगाल में जो चल रहा है उसके बारे में। ममता बनर्जी मेक्स सब्सटैंशियल अपील इन ए वर्चुअल रैली, सी विल बी वास्ट फॉर हाउ सी टेक्स बैटल टू BJP। तो जो वर्चुअल रैली हुई जो कि इंटरनेट के माध्यम से होती है, जहाँ पर फिजिकली लोगों का प्रेजेंस नहीं होता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपील किया लोगों से उन्होंने। और ये देखने लायक बात होगी कि BJP के साथ इनकी चुनावी लड़ाई कैसे होती है, जो कि 2021 के शुरुआत में होनी है। The virtual rally organized by the Trinamool Congress in the West Bengal on the Tuesday was for all purpose the launch of the party's election campaign। तो कहा जा रहा है कि जो वर्चुअल रैली, जो आभासी रैली की गई और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा वेस्ट बंगाल में किया गया मंगलवार को, ये सभी किसी भी तरीके से देखें तो ये आप ये मान के चलें कि ये इनके चुनावी अभियान की बिगुल बजाई गई है, यानी कि शुरुआत की गई है, बिस्मिल्लाह की गई है, नव श्री गणेश किया गया। दिस इज़ द लास्ट शाहिद दिवास, अ मेजर मोबिलाइज इवेंट फॉर द तृणमूल बिफोर द स्टेट हेड्स फॉर द असेंबली। तो ये कहा जा रहा है कि ये मतलब एक तरीके से समझिए कि ये मतलब अगले साल जब 2021 के शुरुआत में इलेक्शन होने वाला है, तो एक तरीके से आप देखिए कि इनके लिए एक क्या है कि एक बड़ा सा मौका है कि इस शुरुआत करने का। तृणमूल चीफ एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पब्लिक एड्रेस इंडिकेटेड दैट हर पॉलिटिकल पिच इज़ लाइकली टू बी फॉर सीकिंग अ थर्ड सक्सेसिव टर्म इन ऑफिस। अच्छा, जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पब्लिक को एड्रेस किया, लोगों को संबोधित किया, उससे ये पता चलता है कि जो राजनीतिक जो शोर है वो कितना आगे जाना है, और वो तीसरी बार क्या बनना चाह रही हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही हैं। Banerjee identified the BJP as the Trinamool's main rival in the state. Much of her speech was aimed at blunting the edge of the latter's campaign. Clear? तो बनर्जी के जो भाषण से ये पता चला है कि वो बीजेपी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती हैं, और भाषण के अधिकतर हिस्से में वो किसको, बीजेपी को टारगेट करती रहीं, और कोशिश ये रही कि कैसे जो बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है, जो चुनावी प्रचार है, उसको क्या किया जाए, थोड़ा सा कुंद किया जाए, भोतरा किया जाए, उसके तेज को, उसकी धार को कम किया जाए। She sought to build herself as the face of Bengali sub-nationalism. Bengal will be run by Bengalis. Clear? अब देखिए इन्होंने बंगाल के उपराष्ट्रवाद की बात की, और ये भी कहा कि जो बंगाल है वो बंगालियों के द्वारा चलाया जाएगा, किसी बाहरी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। Bengali sub-nationalism, like most other sub-nationalism in the country, has a long history and dates back to the early days of the freedom struggle. तो जहाँ तक बंगाली उपराष्ट्रवाद का सवाल है, जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी उपराष्ट्रवाद चलती है, जो तमिलियन है वो अलग आइडेंटिटी की बात करते हैं, द्रविडियन अलग आइडेंटिटी की बात करते हैं, ध्यान देना। तो
उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में चले जाइए, बिहार के मिथिला क्षेत्र में चले जाएं, या फिर आप राजस्थान के शेखावती क्षेत्र में चले जाएं, तो ऐसे कुछ सब नेशनलिज्म जैसी चीज़ें हर जगह दिखने को मिलती है। और जहाँ तक बंगाली सब नेशनलिज्म या उपराष्ट्रवाद का सवाल है, ये तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से ही चला आ रहा है। Even the CPM, despite its proclaimed internationalist ignorance, ideological stance, has made the subnationalist speech to broaden its class appeal in the West Bengal in 1980s। अब देखिए, जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की यदि बात की जाए तो ये हमेशा से ये दावा करती रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो विचारधारा है उस रुख को कायम रखे हुए, लेकिन 1980 के दशक में देखें, वहाँ भी सत्ता पाने के लिए CPM ने भी कोशिश ये की थी कि उपराष्ट्रवाद का सहारा लिया जाए। द राइज ऑफ कोलिशन एट द सेंटर सिंस द 1990s हैज़ एंडेड इट्स अपील समवॉट। लेकिन 1990 के दौरान जब केंद्र में गठबंधन की सरकारें बनने लगी तो ये जो उपराष्ट्रवाद जैसी चीज़ें थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई। बट द बीजेपी मेजिटेरियन पॉलिटिक्स हैज़ रिवाइव्ड दिस प्लांक एंड द बनर्जी सिम्स कीन टू राइड ऑन इट नाउ। लेकिन बीजेपी की जो नीति है कि वो बहुलतावाद का सहारा लेती है, और इस पॉलिटिक्स के कारण से जो इलेक्शन का जो इशू है वो थोड़ा सा बदल गया, और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अच्छा जी, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। In her speech, she flagged the recent political development in Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan to argue that the BJP is a power hungry and wants to implement the formula of one nation, one political party। अपने भाषण में बीजेपी के द्वारा जो राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, उसकी तरफ इशारा कहते हुए ये कहा कि बीजेपी क्या है, सत्ता की भूखी है, और वो क्या चाह रही है, बीजेपी क्या चाह रही है कि एक राष्ट्र हो और एक ही राजनीतिक दल हो, मतलब बहुदलीय प्रणाली ना हो, एक तरीके से एक दलीय प्रणाली ही हो। This formula is dangerous because she alleged that the BJP does not believe in the freedom of each and every person, be it police, teacher, professor, farmers, migrant workers, students, journalists, etc। अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये जो फॉर्मूला अपनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये आरोप भी लगाया कि ये अच्छा नहीं है, और बीजेपी के ऊपर ये आरोप ये लगाया कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई ध्यान नहीं, किसी तरह के जो स्वतंत्रता की बात है, प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की बात है उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करती, चाहे वो पुलिस की बात हो या शिक्षकों की या जो प्रोफेशन है या किसान हैं या जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर विद्यार्थियों की बात कर ली जाए या पत्रकार के, मतलब इन सबों के स्वतंत्रता को वो नहीं देना चाहती है। Banerjee sought to portray her politics as a liberal and inclusive bulwark against the BJP alleged contempt to divide people in the name of religion, caste and creed। अब ममता बनर्जी ने ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी जो राजनीति है वो उदारवादी है और सबको साथ लेके चलने का इसमें तरीका है, ठीक है। और ये कोशिश ये की गई कि वो दिखाए कि उनके द्वारा ये दिखाया गया कि हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, बचाएंगे आपको बीजेपी से, जो कि उनका ये कहना है कि बीजेपी क्या करती है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या उपजाति के आधार पे बंटवारा करती है, लोगों को बांटती है। एज ए मेजर वॉइस इन सिंकिंग अपोजिशन स्पेस, बनर्जी विल बी वास्ट फॉर हाउ शी टेक द बैटल टू द बीजेपी। अब जहाँ तक विपक्ष का सवाल है वो तो भारत में सिकुड़ता ही जा रहा है, और उसमें एक बहुत ही प्रमुख आवाज़ कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। तो ये देखने लायक बात होगी कि बीजेपी के साथ जो इनकी राजनीतिक लड़ाई होने जा रही है, चुनावी लड़ाई होने जा रही है, वो कैसे ये कर पाएंगे, ये देखने लायक बात होगी। हर अटेम्प्ट टू फ्रेम द पॉलिटिकल कंटेस्ट इन द स्टेट एज ए बंगाली वर्सेस आउटसाइडर इज फ्रॉट विद सम डेंजर टू। लेकिन उनकी जो कोशिश ये की गई कि पूरी की पूरी राजनीतिक लड़ाई को वो बंगाली बनाम बाहरी का
का रूप दें, ठीक है, ये भी अपने आप में खतरों से भरा पड़ा है। हिस्ट्री हैज़ शोन दैट सच रेटरिक हैज़ ए टेंडेंसी टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल एंड पोलराइज। और इतिहास के ऊपर यदि गौर करें तो हमें पता चलता है कि इस तरह की जो रेटरिक की जाती है, रेटरिक क्या होती है कि किसी भी चीज़ को आप बार बार दोहराएं लेकिन उसमें तथ्य नहीं हो, ठीक है, मतलब उसमें खोखलेपन जैसी चीज़ हो। तो इस तरह की जो रेटरिक है कि बंगाली बनाम बाहरी की यदि बात की जाए तो ये इसमें ये पूरा खतरे से भरा पड़ा है। और साथ में ये पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं कि चीज़ें जो है आउट ऑफ हैंड चले जाए, हाथ से परे चले जाए, यानी कि बाद में नियंत्रण से परे चले जाए और इसके कारण से क्या हो, ध्रुवीकरण हो। रीजनल एंड लिंग्विस्टिक चॉवनिज्म कैन बी डिविजिव टू लाइक ए कॉम्युनल एजेंडा। तो कहा जा रहा है कि जिस ढंग से सांप्रदायिक सोच है, ठीक उसी ढंग से क्षेत्रीय और जो भाषाई जो चॉवनिज्म है, चॉवनिज्म क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति विशेष अपने क्षेत्र को, अपने लिंग को, अपने धर्म को दूसरे से ऊपर मानता है तो उसको चॉवनिज्म कहते हैं। क्लियर? तो ये क्षेत्रीय चॉवनिज्म की बात की जाए या भाषाई चॉवनिज्म की बात की जाए, वो उतना ही खतरनाक है जितना कि धार्मिक होती है। ऑल्सो नो अमाउंट ऑफ what about Ri is likely to help her ward of criticism about law and order in a state or failure in relief distribution post cyclone Amphan। तो देखिए, अब चाहे आप कितना भी दूसरे के ऊपर अपने विफलता का आरोप लगा दें, लेकिन चाहे अब देखिए, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है बंगाल में, कानून और व्यवस्था की समस्या है। इवन की जो अम्फन तूफान आने के बाद जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, राहत के जो कार्य करवाए गए और बचाव सामग्री या पुनर्वास के लिए जो सामग्री वितरित की गई, उसमें भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ ध्यान दें कि ये सारे मुद्दे तो हैं ही। Banerjee records in the office will be evaluated more on its own merit, less in comparison to the achievement and failures in the BJP administrative state। अब देखिए, ममता बनर्जी को ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनके मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है कि बीजेपी शासित राज्यों के फेलियर को बाहर आगे दिखाकर अपने फेलियर को छिपा लें, ठीक है। तो बीजेपी शासित राज्यों के अचीवमेंट या फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको ये दिखलाना पड़ेगा कि आपने क्या किया, आपके शासन में जो पश्चिम बंगाल है उसमें कितनी बेहतरी हुई है, ये दिखलाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये एडिटोरियल बिल्कुल समझ में आएगी। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सुग्राह्य भाषा में, आसान से भाषा में चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ या जिनके साथ भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं ज़रूर से शेयर कीजिए। क्लियर? आपके द्वारा किया जाने वाला ये शेयर मेरा आत्मविश्वास के साथ साथ और मेरे उत्साह का भी वर्धन करता रहेगा। धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खास करके कोविड-19 के महामारी की स्थिति में बाहर निकलने से पहले पूरा का पूरा प्रोटेक्शन लें, ठीक है। मास्क पहने। अभी कल परसों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने N95 मास्क के ऊपर कहा है कि वो जो फ़िल्टर वाले जो मास्क होते हैं वो ना पहने, सिंपल सा मास्क पहने। N95 फ़िल्टर वाला ना पहने। फ़िल्टर वाले के साथ क्या होगा कि आपको तो प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा खांसा जाता है तो बाहर वालों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल मैं फिर से मिलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।